इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 जनवरी के बीच में जितनी भी इवेंट्स हुई हैं, इनसे रिलेटेड आपकी परीक्षा में जो भी सवाल बनाए जा सकते हैं उन सबको हम MCQs के रूप में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। इसमें हम फर्स्ट वीक की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। इसी तरीके से सेकेंड, थर्ड और लास्ट वीक की वीडियो भी आएगी। तो अगर आप इस महीने में इन चारों वीडियोस को देख लेते हैं तो अगर आपके एग्जाम में जनवरी महीने से करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल है आपके सामने, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसको नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड आप जानते हैं 2020 में इसका पुनर्गठन किया गया था और इसमें सदस्यों की संख्या घटाई गई है। पहले 8 थी, अब इसको कम करके कर दिया गया है 5। और इसी के साथ में एक और बदलाव किया गया था कि इसमें जो अध्यक्ष का पद था ये अब अध्यक्ष और CEO का पद कर दिया गया, यानी कि जो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष था वही CEO भी होगा। तो क्योंकि उस समय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे विनोद कुमार यादव, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और CEO बन गए थे। तो अभी ये जब रिटायर हुए तो इनकी जगह रेलवे बोर्ड का जो नया अध्यक्ष और CEO बनाया गया है, यहाँ पर आप इनको देख भी सकते हैं, इनका नाम है सुनीत शर्मा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO बने हैं सुनीत शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के किस शहर में एक एम्स संस्थान की आधारशिला रखी है। तो इसका जो सही आंसर है ये है राजकोट। तो गुजरात के राजकोट में एक एम्स संस्थान बनाया जाएगा और इसी की आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसकी आधारशिला रखी गई थी 2020 के बिल्कुल आखिरी दिन, यानी कि 31 दिसंबर 2020 को। यहाँ पर आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। यह है गुजरात का राजकोट जिला, जहाँ पर ये एम्स संस्थान बनाया जाएगा और ये गुजरात का पहला एम्स संस्थान होगा। इसके अलावा कई सारे ज़िले गुजरात के हाल ही में न्यूज़ में थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तो है जूनागढ़। जूनागढ़ में गिरनार रोपवे बनाया गया है, जिसका अक्टूबर में PM नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। इसके अलावा यहाँ पर एक साउथ गुजरात में ज़िला है तापी। यहाँ पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक ज़िला है सुरेंद्र नगर। सुरेंद्र नगर ज़िला जो है, यहाँ पर KVIC यानी कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, इसने पटोला साड़ी के जो निर्माता हैं उनको सिल्क उपलब्ध कराने के लिए सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट खोला है, यानी कि रेशम प्रसंस्करण संयंत्र। ऐसे ही यहाँ पर एक ज़िला है जामनगर। तो अभी अभी रिलायंस कंपनी ने अनाउंस किया है कि यहाँ पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा, जो कि रिलायंस बनाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको स्पेशली गुजरात के बारे में याद रखने हैं। हाल ही में भारत सरकार ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दे दी है। आपको बताना है कि ये जो आकाश मिसाइल है ये इनमें से किस प्रकार की मिसाइल है, एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, यानी कि जो आकाश मिसाइल है ये एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल। हालांकि इसकी मारक क्षमता काफ़ी कम है, ये एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता है केवल 25 किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछ सकते हैं। और इसको वैसे भारत में ही बनाया गया है, इसको DRDO द्वारा विकसित किया गया है और अभी अभी भारत सरकार ने इसके निर्यात को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अगला सवाल है, बोरिस जॉनसन, हाल ही में इन्होंने अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया है। आपको बताना है कि ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो बोरिस जॉनसन जो हैं ये ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं और अभी अभी इन्होंने अपनी इंडिया विजिट को कैंसिल कर दिया है। दरअसल इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर, यानी कि 26 जनवरी के समारोह में ये चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होने वाले थे, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसको फैलने से रोकने के लिए ब्रिटेन में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। तो इसी कारण से ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने अपनी इंडिया विजिट को कैंसिल कर दिया है। इसके बाद अगला सवाल है, इनमें से किस स्थान पर देश के सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर बनाए गए मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यानी कि सिंपली यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ पर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर एक मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है लेह। लेह जो कि आप जानते हैं लद्दाख का एक ज़िला है। वैसे लद्दाख में 2 ही ज़िले हैं, एक तो लेह है और दूसरा कारगिल। तो लेह ज़िले में ये मौसम विज्ञान केंद्र बनाया गया है
जिसका हाल ही में उद्घाटन किया है भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो ये जो मौसम विज्ञान केंद्र यहाँ पर बनाया गया है, ये पूरे लद्दाख रीजन के लिए मौसम पूर्वानुमान यहाँ से जारी किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये सेंटर बनाया गया है लेह के अंदर। इस समय लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर, यानी कि RK माथुर। किस देश ने साल 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? अगर आपको इसका आंसर ना भी पता हो तो भी आप गेस कर सकते हैं। आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में प्लान किया है कि 2026 के आखिर तक चंद्रमा पर पहली बार परमाणु रिएक्टर स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों, ये जो परमाणु रिएक्टर होगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा भविष्य में जो मानव मिशन भेजे जाएंगे, चाहे फिर चंद्रमा पर या फिर चंद्रमा से मंगल ग्रह पर, क्योंकि ये जो परमाणु रिएक्टर होगा ये एनर्जी नीड को पूरा करेगा। जिस तरीके से भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, ऐसे ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा। वैक्सीन और टीकाकरण के लिए जो वैश्विक गठबंधन है, यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है गैवी, और ये जो अलायंस है ये पूरी दुनिया के जो सबसे गरीब देश हैं उन तक वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, वहाँ पर टीकाकरण कराना, ये सब काम करती है ये अलायंस। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये बताना है कि ये जो गठबंधन है इसमें बोर्ड का सदस्य किसको नामित किया गया है, किस भारतीय को इसके बोर्ड का सदस्य नामित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, यानी कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। क्योंकि ये गठबंधन हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है, और वो बहुत ही आसानी से आप याद कर पाएंगे। G फॉर गैवी और G फॉर जेनेवा। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में इसका हेडक्वार्टर है। किस राज्य की सरकार ने सभी राज्य संचालित मदरसों को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया है? तो आई होप आपने इसका राइट आंसर किया होगा। करेक्ट आंसर है असम। तो हाल ही में असम सरकार ने एक विधेयक पेश किया है जिसके तहत पूरे असम राज्य के अंदर जितने भी राज्य संचालित मदरसे हैं, यानी कि जिनको राज्य सरकार ऑपरेट करती है, मतलब जिनको असम सरकार चलाती है, ऐसे सभी मदरसों को समाप्त कर दिया जाएगा और उनको सामान्य स्कूलों में बदल दिया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, आज के समय असम के अंदर लगभग 600 से भी ज़्यादा ऐसे मदरसे हैं जिनको राज्य सरकार ऑपरेट करती है, और इन्हीं सबको बदल करके सामान्य स्कूलों में बदला जाएगा। तो इसके लिए विधेयक पेश किया है असम सरकार ने। असम के इस समय मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। बाकी असम की राजधानी है दिसपुर। वैसे यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो गुवाहाटी है, लेकिन यहाँ की जो राजधानी है ये है दिसपुर। हाल ही में DCGI ने भारत में कोरोना वायरस की किस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि भारत के अंदर इन 3 वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है कोरोना वायरस के लिए। एक तो है कोवैक्सीन, जिसको बना रही हैदराबाद की भारत बायोटेक। दूसरी वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड, इसको बना रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है। और तीसरी वैक्सीन का नाम है ज़ाइकोव-डी, इसको विकसित कर रही है जाइडस कैडिला नाम की संस्था जो कि है अहमदाबाद में। तो इनमें से जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड, इन दोनों को DCGI ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जो ज़ाइकोव-डी है, जिसको जाइडस कैडिला बना रही है, इसको तीसरे फेज के ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से किस कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिली है? ये 2 हैं, एक तो कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड। तो अच्छे से आपको याद रखना है कि इनको किसने विकसित किया है और किन की हेल्प से विकसित किया है। इसके बाद ये रहा अगला सवाल, इसरो के अध्यक्ष के सिवान का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवान, और इसके ये अध्यक्ष बने थे 14 जनवरी साल 2018 को। तो इस साल 14 जनवरी 2021 को इनके 3 साल कंप्लीट होने वाले थे, लेकिन अभी अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब ये 14 जनवरी 2022 तक इसरो के अध्यक्ष बने रहेंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है।
जनवरी 2021 में भारत और फ्रांस के राफेल विमान किस शहर में एक वार गेम्स का हिस्सा बनेंगे? तो इसी महीने में एक वार गेम आयोजित किया जाएगा और इसमें भारत और फ्रांस के राफेल विमान शामिल होंगे। आपको बताना है कि इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो राफेल विमान हैं, इनको फ्रांस की जो कंपनी बनाती है उसका नाम है डसाल्ट एविएशन, और इसी कंपनी से भारत ने टोटल 36 राफेल विमान खरीदने के लिए डील किया है और अभी तक इनमें से 8 राफेल विमान भारत को मिल भी चुके हैं। जो पहला बैच आया था वो 5 राफेल विमानों का आया था अम्बाला एयरबेस पर, और दूसरा जो बैच था उसमें 3 राफेल विमान भारत को मिले हैं जिनको जामनगर एयरबेस पर रखा गया है। तो अभी क्या है कि जनवरी महीने में ही एक वार गेम आयोजित किया जाएगा जिसको नाम दिया गया है स्काई रोस, और इस स्काई रोस नाम के अभ्यास में भारत और फ्रांस के ये राफेल विमान शामिल होंगे। तो इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन किया जाएगा जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन स्पोर्ट से है। आपको बताना है कि भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लियोन मेंडोंका। ये गोवा से हैं और सिर्फ 14 साल के हैं। हाल ही में इनको जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है चेस के लिए, जिसको फिडे बोलते हैं, इसके द्वारा इनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया है। इस तरीके से भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो आपको बताना है विश्वनाथन आनंद, जिन्होंने 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती है। यह क्वेश्चन भी चेस से रिलेटेड है। आपको ये बताना है कि भारत के अंदर जो शतरंज को मैनेज करने वाली संस्था है, यानी कि अखिल भारतीय शतरंज संघ, इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष बने हैं संजय कपूर। हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो अभी के समय एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं जोंग सांसान। ये चाइना के एक बिजनेसमैन हैं। इनको वाटर किंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि चाइना की जो सबसे बड़ी पे कंपनी है उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। साथ ही चीन की एक फार्मा कंपनी के भी मालिक हैं। तो जोंग सांसान जो हैं, इन्होंने हाल ही में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है। ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो इस तरीके से आज के समय भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जोंग सांसान, और ऐसे ही आज के समय पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एलॉन मस्क, जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स के जो मालिक हैं एलॉन मस्क, ये हाल ही में पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने हाल ही में अमेजन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फौजी नाम का जो मोबाइल वीडियो गेम है, इसको किस भारतीय कंपनी ने विकसित किया है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सितंबर 2020 में भारत सरकार ने पबजी मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर दिया था, और उसी के बाद अभिनेता अक्षय कुमार ने फौजी नाम का यह एप्लीकेशन लॉन्च करने की बात कही थी। तो अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसको रिलीज़ किया जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में इतना ही बताना है कि इसको भारत की किस कंपनी ने डेवलप किया है। तो याद रखिए, इसको विकसित किया है बेंगलुरु की एक गेम डेवलपिंग कंपनी है एनकोर गेम्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस साल 1 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कितने राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? तो टोटल 6 राज्य हैं जहां पर इन लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। यहाँ पर आप इन सभी 6 राज्यों के नाम देख सकते हैं: मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। तो ये वो 6 राज्य हैं जहाँ पर इन लाइट हाउस का निर्माण किया जाएगा। इनमें से हर एक राज्य में एक एक शहर का चुनाव किया गया है, और इनमें से हर एक लोकेशन पर, यानी कि इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ, इन सभी लोकेशन पर एक एक हज़ार लाइट हाउस बनाए जाएंगे। ये जो घर बनाए जाएंगे, ये नॉर्मल जो ईंट और कंक्रीट से बनाए जाने वाले घर होते हैं उनकी तुलना में काफ़ी जल्दी बन जाएंगे। साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होंगे और सस्टेनेबल होंगे। साथ ही इनकी गुणवत्ता और ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ऐसे टोटल 6 राज्यों के अंदर लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। और इसी के साथ में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी क्षेत्र के लिए है, इसके लिए पुरस्कार वितरित किए हैं। यानी कि जिन भी निकायों ने इस योजना में बेहतरीन प्रदर्शन किया है उनको ये सम्मान दिए गए हैं।
वैसे तो ये पुरस्कार 6 से 7 कैटेगरी में दिए गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ याद रखने हैं 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, यानी कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का जो विशाखापत्तनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसको बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रूप में सम्मानित किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद नगर पंचायत है, इसको बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत का पुरस्कार दिया गया। और ये जो सारे अवार्ड्स हैं, इनको आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिया गया है। हालांकि इनको प्रेजेंट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लिए, ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ही संचालित की जाती है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो अब इसका आंसर आप कर सकते हैं, आंसर है उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि आप जानते हैं भारत की एक महारथन कंपनी है और इसको शॉर्ट में बोला जाता है सेल। तो आपको इतना बताना है कि सेल का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। तो सेल के अभी तक अध्यक्ष थे अनिल कुमार चौधरी, अब इनकी जगह ली है सोमा मोंडल ने, और इसी के साथ में ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष भी बन गई हैं। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिसंबर 2020 में संग्रहित जीएसटी राजस्व 2019 में इसी अवधि में प्राप्त राजस्व से कितने प्रतिशत अधिक है। बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि दिसंबर 2020 में जो अभी अभी बीता है, दिसंबर 2020 में जीएसटी कलेक्शन था इतना। ऐसे ही इसके एक साल पहले दिसंबर 2019 में जीएसटी कलेक्शन था इतना। तो इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब ये है कि दिसंबर 2020 में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है, ये पिछले साल यानी कि दिसंबर 2019 के जीएसटी कलेक्शन की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा है, यानी कि पूछा जा रहा है कि ये कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 12%। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है, इसमें हर एक महीने का इसमें जीएसटी कलेक्शन दिया गया है पिछले साल की तुलना में। आप जानते हैं कि मार्च 2020 में भारत में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया था और उसके अगले ही महीने यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी कलेक्शन काफ़ी तेज़ी से गिर गया। फिर इसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहा, कभी घटा फिर बढ़ा, लेकिन अक्टूबर महीने में इसने लॉकडाउन के बाद पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का डेटा क्रॉस किया, क्योंकि अक्टूबर महीने में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट हुआ था। फिर इसके बाद नवंबर में थोड़ा सा घटा और दिसंबर में इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जब से जीएसटी भारत में लागू हुआ है, यानी कि जुलाई 2017 से लेकर अब तक किसी भी महीने में इतना जीएसटी कलेक्शन नहीं हुआ था। तो दिसंबर 2020 में जो जीएसटी कलेक्शन रहा है ये है 1,15,174 करोड़ रुपए। यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि दिसंबर 2019 का भी यहीं पर डेटा दिया गया है, तो इसकी तुलना में ये 12% बढ़ा है और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना है कि भारत में जीएसटी दिवस किस दिन मनाया जाता है और पूरी दुनिया का पहला कंट्री कौन सा था जहाँ पर सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। तो इन दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर आपको बताने हैं। बाय द वे, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि वस्तु और सेवा कर। देन इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश 5 आइज खुफिया नेटवर्क के छठे सदस्य के रूप में शामिल होने जा रहा है। यहाँ पर आप इस मैप में देखिए, ये जो 5 कंट्रीज ब्लू कलर में हैं, ये सारे के सारे 5 आइज नेटवर्क के मेंबर हैं। इसमें एक तो है अमेरिका, फिर इसके बाद है कनाडा, यहाँ पर है ब्रिटेन, इसके बाद ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है न्यूजीलैंड। तो ये जो 5 देश हैं, ये चाइना और उत्तर कोरिया पर नज़र रखने के लिए आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं और इसी को बोला जाता है 5 आइज नेटवर्क। तो इसमें 5 देश शामिल हैं, लेकिन अभी छठे सदस्य के रूप में इसमें जो देश शामिल होने जा रहा है ये है जापान। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जापान के इस समय प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, जो कि शिंजो आबे के इस्तीफा देने के बाद बने थे। तो योशिहिदे सुगा जो हैं ये इस समय जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, जहाँ पर इस साल ओलंपिक्स भी होने वाले हैं और यहाँ की करेंसी है येन। विश्व की अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला, आपको बताना है ये किस देश की कंपनी है। हाल ही में टेस्ला कंपनी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। पहली चीज़ तो ये कि इसके जो मालिक हैं एलॉन मस्क, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और वो इसलिए
क्योंकि टेस्ला कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस हाल ही में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, जिसके चलते ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि भारत के जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कंफर्म किया है कि टेस्ला कंपनी इसी साल भारत में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलेगी। तो इन सब कारणों से हाल ही में टेस्ला कंपनी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। आपसे सिर्फ यहाँ पर यह पूछा गया है कि ये किस देश की कंपनी है। आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका की कंपनी है और इसके मालिक हैं एलॉन मस्क। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? तो लॉन्च पैड योजना जो है इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अब ये जो लॉन्च पैड योजना है ये बाल गृह से बाहर निकलने वाले उन बालक बालिकाओं के लिए है जो कि 18 साल की एज कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन सबको इस योजना के तहत जिला प्रशासन द्वारा इनको अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये है लॉन्च पैड योजना, इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश का सबसे साफ शहर है इंदौर, और ये न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत का सबसे साफ शहर है। और अभी हाल ही में इसको सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए एक पहल शुरू की गई है जिसका नाम है प्लास्टिक प्रीमियर लीग। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम का एक पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम का जो पोर्टल है इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसका मकसद ये है कि दुनिया भर में जो भारत के लोग रह रहे हैं जिनको NRI बोला जाता है उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। तो दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय को एक मंच पर लाने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है जिसका नाम है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। तो इसको किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय। इसको विदेश मंत्रालय ने शुरू किया है। इस समय भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और अभी हाल ही में जनवरी के फर्स्ट वीक में इन्होंने श्रीलंका की यात्रा की थी। तो ये इस साल की इनकी पहली विदेश यात्रा थी। तो ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम का पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है विदेश मंत्रालय ने। निम्न में से किस संस्था ने डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स नाम से एक नया सूचकांक लॉन्च किया है? भारत में डिजिटल लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस सूचकांक की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। अब ये जो डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स लॉन्च किया गया है इसमें बेस माना गया है मार्च 2018 को। ये भी आपको याद रखना है। अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2020-21, इसके लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अभी तक इसकी अध्यक्ष थी संगीता रेड्डी, लेकिन अभी अभी इनका स्थान लिया है उदय शंकर ने। तो फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं उदय शंकर। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है कि ये किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे। सो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और 8 बार ये लोकसभा सांसद चुने गए थे। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर लिखा है ये भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। तो ये राजीव गांधी की सरकार में भारत के गृह मंत्री थे। इसके अलावा साल 2004 से लेकर 6 के बीच में इन 2 सालों के दौरान ये बिहार के राज्यपाल भी बने थे। ये बिहार के राज्यपाल भी थे। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आज के समय बिहार के राज्यपाल कौन हैं। सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाने वाले जाने माने पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र कुमार का भी हाल ही में निधन हो गया। इनका उपनाम था बुल। तो कर्नल बुल या फिर कर्नल नरेंद्र कुमार, इनका हाल ही में निधन हो गया है। साल 1984 में भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन मेघदूत चलाया था, जिसके तहत भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया था, इसको सफल बनाने में भी कर्नल नरेंद्र कुमार का काफ़ी अहम योगदान था और बाद में इनको कई सारे पुरस्कार भी दिए गए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं साल 1965 में पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए इनको दिया गया था। इसके अलावा इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल, कीर्ति चक्र और अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया और बाद में साल 2010 में इनको मैग्रेगर मेडल से भी सम्मानित किया गया। तो इतना आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शहर 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेज़बानी करेगा? ये जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस होती है इसका आयोजन हर साल किया जाता है और 2021 में यानी कि इस साल इसका 108वां संस्करण आयोजित किया जाना था 3 से लेकर 7 जनवरी तक। लेकिन कोरोना वायरस के चलते अब ये इस साल नहीं होगा बल्कि इसी डेट पर 2022 में होगा।
तो अब इसका आयोजन अगले साल किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया है कि इसकी मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। ये आयोजित की जाएगी पुणे, महाराष्ट्र में। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस सम्मेलन की थीम भी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। इनमें से किस राज्य की सरकार ने अपनी जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो इसको अनाउंस किया है नवीन पटनायक ने, यानी कि ओडिशा के मुख्यमंत्री। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे तो ओडिशा सरकार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में काफ़ी हद तक सफल रही है, लेकिन इस बीच ओडिशा के अंदर लगभग 100 से भी ज़्यादा फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स की डेथ हो गई और इन्हीं के सम्मान में एक स्मारक बनाया जाएगा। तो ये जो स्मारक होगा ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बनाया जाएगा। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, इतना आपको याद रखना है। रामनाथ कोविंद द्वारा मद्रास हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में कई सारे हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो किसी भी हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको अपॉइंट करते हैं भारत के राष्ट्रपति और इनको शपथ दिलाते हैं। जो संबंधित राज्य के राज्यपाल होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 4 हाईकोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट के बारे में अगली वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडिशा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं एस मुरलीधर। तो ओडिशा के जो राज्यपाल हैं गणेशी लाल, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। ऐसे ही तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनी हैं हिमा कोहली और ये तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं। साथ ही आज के समय भारत में जो 25 हाईकोर्ट्स हैं उनमें किसी भी हाईकोर्ट में ये एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के लिए काम करता है। तो इसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं पंकज मित्तल। ऐसे ही तमिलनाडु में जो मद्रास हाईकोर्ट है इसके नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव बनर्जी। तो क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया मद्रास हाईकोर्ट का, राइट आंसर हो जाएगा संजीव बनर्जी। इसके बाद ये रहा अगला सवाल, कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है एग्री इंडिया हैकाथॉन। एग्री इंडिया हैकाथॉन नाम का जो ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया गया है ये 60 दिनों तक चलेगा और इसका उद्देश्य ये है कि भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन मंच प्रोवाइड करना जहां पर लोग आपस में संवाद कर सकें। तो एग्री इंडिया हैकाथॉन जो है ये पहली बार शुरू किया गया है और इसको स्टार्ट किया है भारत के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। चक्रवात यासा से प्रभावित किस देश की मदद के लिए भारत ने 6 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है? तो क्या है कि दिसंबर 2020 में एक कैटेगरी 5 का चक्रवात आया था जिसका नाम था यासा और इसने जिस देश को प्रभावित किया है ये देश है फिजी। तो फिजी में जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनकी मदद करने के लिए भारत सरकार ने 6 टन से भी अधिक राहत सामग्री भेजी है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड में दक्षिण प्रशांत महासागर में एक देश है फिजी और दिसंबर 2020 में यहीं पर एक चक्रवात आया था जिसका नाम था यासा। तो इससे प्रभावित लोगों की हेल्प करने के लिए भारत सरकार ने राहत सामग्री भेजी थी और ये राहत सामग्री जल्द से जल्द पहुंचाने के लिए हवाई मार्ग का इस्तेमाल किया गया और इसमें एयर इंडिया और फिजी एयरवेज ने ऑस्ट्रेलिया से होते हुए फिजी तक ये राहत सामग्री पहुंचाई। साल 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया? ये पुरस्कार दिया जाता है बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इस साल एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड जो है ये दिया गया है विनोद कुमार यादव को, जो कि आप जानते हैं रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं। रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुनीत शर्मा, जो कि इसी वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तो रेलवे बोर्ड के जो पूर्व अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव, इनको रेलवे में सुधारों के लिए इनके योगदान के लिए इंजीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन किया गया। आपको ये बताना है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव जो है इसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसा कि आप जानते हैं CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी भारत में 40 से भी ज़्यादा लैब्स हैं और उन्हीं में से एक है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी
जो कि है नई दिल्ली के अंदर। तो इस साल 4 जनवरी के दिन इसका 75वां स्थापना दिवस था और इसी अवसर पर इस नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन किया गया। इसकी थीम भी रखी गई है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। तो इसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही में इन्होंने कई सारी चीज़ों को लॉन्च भी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल। ये जो नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल है ये 2.8 नैनोसेकंड से भी अधिक सटीकता से भारतीय मानक समय प्रदान करता है। इसके अलावा भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली, इसका भी उद्घाटन किया गया है। इसके जरिए भारत को, जो भारत के उत्पाद हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने में हेल्प मिलेगी। और इन सब के अलावा एक लेबोरेटरी की आधारशिला रखी गई है जिसका नाम है नेशनल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी। ये बनाई जाएगी नई दिल्ली में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का कौन सा कार्यकाल शुरू हुआ? तो जैसा कि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 अंग हैं और उन्हीं में से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूएनएससी। तो इसमें टोटल मेंबर्स होते हैं 15, जिनमें से 5 होते हैं अस्थायी सदस्य, जिनमें से इन सब के नाम आप जानते हैं, रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन। तो ये इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं और बाकी जो 10 बच गए ये सब होते हैं अस्थायी सदस्य। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं इन सबको 2-2 साल के लिए चुना जाता है। अभी जो भारत का कार्यकाल शुरू हुआ है ये 8वां कार्यकाल है। तो 2 साल के लिए यानी कि 2021 और 2022 में भारत इसका एक मेंबर होगा, अस्थायी मेंबर। 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को क्रॉस करने वाली पहली दोपहिया कंपनी कौन सी बन गई है? कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंपनी अपने आप को बेचना चाहे तो आज के समय इसकी वैल्यू है 1 लाख करोड़ रुपए। और ये न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की पहली 2 व्हीलर कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा 2 व्हीलर्स या फिर रॉयल एनफील्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बजाज ऑटो, जो कि आप जानते हैं पुणे के अंदर एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। ये मोटरसाइकिल, स्कूटर और ऑटो रिक्शा भी बनाती है। ये न केवल 2 पहिया बल्कि 3 पहिया वाहन भी बनाती है। तो अभी ये दुनिया की पहली कंपनी बन गई है जिसका बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपए से पार चला गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि ब्रिटेन के किस खिलाड़ी को यूनाइटेड किंगडम न्यू ईयर्स ऑनर सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो नाइटहुड से सम्मानित किया गया है लुइस हैमिल्टन को, जो कि ब्रिटेन के एक फार्मूला 1 रेसर हैं। आप जानते हैं कि 2020 में इन्होंने अपने करियर में 7वां वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीता है, जिसके बाद इनको यह सम्मान दिया गया है। इनमें से किस राज्य की सरकार ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है? तो जिस तरीके से केंद्र में है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऐसे ही झारखंड की सरकार ने शुरू किया है झारखंड किसान फसल राहत योजना। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके तहत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। अगर किसी प्राकृतिक कारण से उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो उनको उसके लिए, उसकी भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाएगा। तो किसान फसल राहत योजना जो है इसको शुरू किया झारखंड की सरकार ने। झारखंड के इस समय मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। दिल्ली सरकार ने तमिल अकादमी स्थापित करने की अनाउंसमेंट की है। आपको बताना है कि जो तमिल है ये किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु की ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने अनाउंसमेंट की है कि दिल्ली के अंदर तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक तमिल अकादमी की स्थापना की जाएगी। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने इसके कुछ ही दिनों बाद दिल्ली के अंदर कोंकणी भाषा के लिए भी कोंकणी अकादमी स्थापित करने की अनाउंसमेंट की है। और कोंकणी जो है ये गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। इनमें से किस राज्य के पोंग डैम अभयारण्य में एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण 1700 से भी अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई? तो इसका जो राइट आंसर है यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है पोंग डैम अभयारण्य और यहाँ पर हर साल 1 लाख से भी ज़्यादा प्रवासी पक्षी आते हैं 4 महीनों के लिए। लेकिन इस साल एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण 1700 से भी अधिक प्रवासी पक्षी मारे गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश में
एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण पक्षियों की मौत हुई है। अब तक भारत के 10 राज्यों के अंदर एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हो चुकी है और स्टार्टिंग में ये मामले आए थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल में। ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी है ये काफ़ी संक्रामक बीमारी है और ये H5N1 वायरस के कारण होती है। इसको बर्ड फ्लू या फिर इसको एवियन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हाल ही में भारत के अंदर कई सारे हजारों पक्षियों की डेथ हुई है इस एवियन इन्फ्लुएंजा बीमारी के कारण। इसके बाद ये रहा अगला सवाल, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने किस पूर्वोत्तर राज्य में खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का शुभारंभ किया? तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, यानी कि मेघालय। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में जो असम राइफल्स पब्लिक स्कूल है इसी को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुरू किया गया है और ये पूरे पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल है। तो याद रखिए इसको शुरू किया गया है मेघालय की राजधानी शिलोंग में। इनमें से किस देश ने अनाउंस किया है कि वो 2023 तक दुनिया के पहले लकड़ी से बने हुए उपग्रह को लॉन्च करेगा? आपके सामने ऑप्शंस हैं भारत, जापान, अमेरिका या फिर इजराइल। तो ये अनाउंस किया है जापान ने। जापान 2023 तक लकड़ी से बने हुए उपग्रह को लॉन्च करेगा और ये दुनिया का ऐसा पहला देश होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट डेज याद रखने हैं। एक तो साल की शुरुआत में यानी कि 1 जनवरी को मनाया गया DRDO दिवस। इस दिन DRDO का 63वां स्थापना दिवस था। DRDO की स्थापना हुई थी साल 1958 में और 1958 में ही नासा की भी स्थापना हुई थी। ये दोनों आपको हमेशा एक साथ याद रखने हैं। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके इस समय अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल जो है ये नेत्रहीनों की लिपि है और इसको इजाद किया था फ्रांस के एक नेत्रहीन वैज्ञानिक ने जिनका नाम था लुईस ब्रेल। तो उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं की जयंती के रूप में ये दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण 11 फरवरी 2021 से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है इसकी शुरुआत हुई थी पिछले ही साल यानी कि 2020 में। तो 2020 में इसका जो पहला संस्करण हुआ था उसका आयोजन किया गया था लेह और गुलमर्ग में। लेकिन इस साल जो इसका दूसरा संस्करण होगा जो कि 11 फरवरी से शुरू होने वाला है, इसका आयोजन किया जाएगा केवल गुलमर्ग में। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो गुलमर्ग शहर है ये जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में है, तो यहीं पर इस बार इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की है। आपको बताना है कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो ये जो कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है ये केरल के कोच्चि से शुरू होती है और कर्नाटक के मंगलुरु तक जाती है। तो इस पाइपलाइन की टोटल लंबाई है 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर लंबी ये जो पाइपलाइन है इसको गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया गया है, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको बिछाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये जो पाइपलाइन है ये केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु के बीच में नेचुरल गैस प्रोवाइड करेगी। हाल ही में भारत ने अंटार्कटिका के लिए 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। आपको बताना है कि ये किस स्थान से इसको रवाना किया गया। तो इसको रवाना किया गया था गोवा तट से। एक्चुअल में गोवा में जो मार्मोगांव पोर्ट है वहीं से इसको रवाना किया गया। तो ये जो जहाज़ इसमें जाएगी इसमें 43 मेंबर्स हैं और लगभग 30 दिनों के अंदर ये अंटार्कटिका तक पहुंच जाएगी। उसके बाद जो वहाँ पर पहले से वैज्ञानिक मौजूद हैं उनको यही जहाज़ वापस भी लेकर आएगी। कई बार ये पूछा गया है कि अंटार्कटिका में जो भारत का बेस है उसका नाम क्या है। तो भारत के जो 2 बेस आज के समय हैं उनमें से एक का नाम है मैत्री और दूसरे बेस का नाम है भारती। जो पहला बेस था अंटार्कटिका में भारत का उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, लेकिन अभी के समय सिर्फ 2 ही चालू हैं, एक तो मैत्री और दूसरा भारती। देश का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में पहली बार किसी भी राज्य में एक पॉलिनेटर पार्क बनाया गया है। तो ये राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो नैनीताल जिला है यहीं पर
हल्द्वानी शहर में ये बनाया गया है। इस पार्क में कई तरह के पौधे लगाए गए हैं और साथ ही यहाँ पर 40 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ रखी गई हैं इन पॉलिनेटर्स की, जो कि पौधों के बीच पॉलिनेशन की प्रक्रिया में योगदान देते हैं और इस तरीके से वानस्पतिक संतुलन बना रहता है। तो ये जो पॉलिनेटर पार्क बनाया गया है, इसको बनाने का मकसद यही है कि इन प्रजातियों के बारे में लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई जाए और साथ ही साथ इनका संरक्षण भी हो। तो पहली बार इस तरह का पार्क बनाया गया है उत्तराखंड के नैनीताल में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हाल ही में उत्तराखंड के अंदर ऐसे कई सारे पार्क बनाए गए हैं, तो आपको इन सभी को एक साथ याद रखना है ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे कि भारत का पहला लाइकेन पार्क, ये बनाया गया है पिथौरागढ़ जिले के मुंशियारी में। इसके अलावा यहाँ पर जो 3 हैं, ये सब बनाए गए हैं नैनीताल जिले के हल्द्वानी में। जैसे कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, इसके अलावा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क, ऐसे ही भारत का पहला ग्रीन रामायण पार्क, ये सब बनाए गए हैं नैनीताल जिले के हल्द्वानी में। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने यानी कि इंडियन आर्मी ने 12 फास्ट गश्ती नौकाओं की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए भारतीय सेना ने गोवा शिपयार्ड के साथ में डील की है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंडियन आर्मी इन बोट्स का करेगी क्या? तो भारत में पैंगोंग लेक या फिर ऐसे जो बड़े जलाशय हैं वहाँ पर निगरानी को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना इनको तैनात करेगी। तो इसीलिए इंडियन आर्मी टोटल 12 फास्ट पेट्रोल बोट्स खरीदेगी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से और इन सब का इस्तेमाल गश्त लगाने और निगरानी के लिए किया जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिनका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सबसे पहला सवाल है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको अपॉइंट किया गया है? और दूसरा सवाल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इन दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसी के साथ हम लोगों ने जनवरी के फर्स्ट वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को हमने यहाँ पर MCQs के रूप में देखा है। इसके बाद हम लोग ऐसे ही सेकेंड, थर्ड और लास्ट वीक की वीडियो भी देखेंगे। तो अगर आप ये चारों वीडियोस देख लेते हैं जनवरी महीने से, तो जनवरी महीने से आने वाला करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।